अच्छा देखो, तुम लोग का जो ये फर्स्ट पेपर है दैट इज JIGL, ये पेपर के अंदर तुमको दिख रहा है जैसे टोटल देर आर 15 चैप्टर्स। अगर तुमने अभी का अटेम्प्ट का अगर पेपर देखा रहेगा, जो 100 मार्क्स का पेपर होता है जनरली, ये जो है उसमें से 80 से 85 मार्क्स का जो पेपर होता है दैट इज प्योरली केस लॉ बेस्ड पेपर होता है। ठीक है, मतलब तुम ऐसा समझ लो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा आना चाहिए, थियोरेटिकल इतना नहीं पूछेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सिर्फ एवरेज एक लास्ट क्वेश्चन होता है जो एक 15 मार्क का क्वेश्चन होता है। लास्ट जो 15 मार्क होता है वही सिर्फ एक 15 मार्क तुमको सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब यही तुम्हारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन का पार्ट है। बाकी तुम पूरा पेपर 85 मार्क्स का पेपर पढ़ोगे, यू विल गेट पूरा केस लॉ बेस्ड पेपर ही है। अब केस लॉ बेस्ड पेपर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अभी जैसे देखो हम लोग जो एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, तो चैप्टर में ना एक क्वेश्चन था, वो केस स्टडी मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में इनको पढ़ाया था। ठीक है, कि समझो ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया, तो वो सिचुएशन में इसका कंक्लूजन क्या होएगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में था। मतलब उस टाइम पे अगर मस्ती में जिसने सुना रहेगा, ठीक है, तो आया रहेगा। मतलब कैसा है ना, इन लोग को ये नहीं चाहिए कि तुम अगर जैसे मैं बोलूँ इसमें कंसेप्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेफ्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉबरी, उन लोग को वो नहीं चाहिए कि तुम रॉबरी की डेफिनेशन लिखो। इनको चाहिए कि तुम अगर रॉबरी का आंसर लिखते हो तो वो लोग तो पहले सीधा सीधा पूछेंगे नहीं, वो लोग तुमको एक सिचुएशन देंगे और सिचुएशन में बोलेंगे कि ऐसा ऐसा किया है, तो तुम बताओ ये पर्सन ने थेफ्ट किया है कि ये पर्सन ने रॉबरी किया है। एंड थेफ्ट किया है रॉबरी किए में बहुत माइन्यूट फर्क है, वो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए कि थेफ्ट कब रॉबरी बन जाता है। जनरली आप नॉर्मल कोई भी पर्सन को पूछोगे ना व्हाट इज द थेफ्ट एंड व्हाट इज द रॉबरी, तो दोनों को लगता है एक ही तो है, मतलब नया कुछ भी नहीं है और अलग कुछ भी नहीं है, बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो वो तुमको सब पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो 15 चैप्टर्स हैं, वैसे देखने जाओगे तो इसमें 3 या 4 चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े टेक्निकलिटी वाले हैं, जैसे कि ये चैप्टर थोड़ा खतरनाक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। उसके बाद दूसरा एक चैप्टर है जो थोड़ा बोरिंग टाइप है, विच इज नोन एज सोर्सेस ऑफ लॉ। मतलब ये चैप्टर पढ़ोगे तो मर जाओगे, मतलब इतना बोरिंग है, मतलब फिर भी अगर तुम उसको कनेक्ट कर पाते हो ना तो है इंटरेस्टिंग, बट थोड़ा कुछ अलग ही चलेगा। फिर एक चैप्टर आता है जो थोड़ा बोरिंग टाइप है, विच इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो है 3-4 चैप्टर थोड़े बोरिंग टाइप है, अदरवाइज हाँ, जैसे ये एक चैप्टर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बेसिकली ये है एविडेंस एक्ट। इसकी तो लैंग्वेज ही तुमको नहीं समझेगी, मतलब लिखते क्या है ये लोग, मतलब एक सीधा सीधा स्टेटमेंट नहीं लिखा है इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, बराबर। अदरवाइज तुम देखोगे सारे चैप्टर्स बहुत इजी है। देखो ये तुम्हारा ईईटी वाला है, ये तुम्हारा ईईटी वाला है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ऑलमोस्ट ईईटी है, इट 70% इज द सेम, खाली जो 30% अलग है वो एक नया एडिशनल पार्ट जो इसमें पढ़ना है, अदरवाइज ये 3 तो तुम्हारे सेम है। तो 15 में से तो 3 तो ऑलमोस्ट तुम पढ़ भी चुके हो। ठीक है, तो बाकी अदरवाइज इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट में ट्राई मारना, हो सके तो 60-65 लेके आओ, बिकॉज जैसे देखो ये ग्रुप के अंदर तुमको मिलेगा अकाउंट्स, जो हुआ ना तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर। हाँ, अब जैसे देखो अकाउंट्स अगर तुम्हारा मेरे जैसा है, मतलब बहुत घटिया, तो यही सब्जेक्ट तुमको बचाएगा। मतलब अगर जैसे जिसका अकाउंट्स इतना अच्छा नहीं है, नंबर्स नहीं समझते, मतलब ऐसा क्वेश्चन देख के पागल हो जाते हो, हाँ, तारे जमी पर हो जाते हो बेसिकली। हाँ, तो याद रखना कि भाई तुमको अगर कोई सब्जेक्ट बचाएगा तो एक SBIL सब्जेक्ट है और दूसरा एक JLGL सब्जेक्ट है, यही तुमको बचाएगा, क्योंकि कंपनी लॉ भी टेक्निकल पेपर आता है पूरा, बराबर। तो यही है जो तुम्हारा माई बाप है, अगर अकाउंट्स में बम्बू लग रहे तो, अदरवाइज अकाउंट स्कोरिंग होता है हमेशा, क्योंकि उसमें अगर तुम्हारा आंसर राइट आ गया, करेक्ट आ गया, तो फुल भी मिलता है। बट इसमें ऐसा है कि भाई अगर तुमको कंसेप्चुअली क्लैरिटी है ना तो तुमको बहुत ईजी लगेगा। चलो सबसे पहले ये चैप्टर पे आओ, चैप्टर 11, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम। चलो अभी देखो ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इंडेक्स में ही तुम देखोगे कुछ 20-25 पेज शायद में भी होगा। कितने हैं? 10 नहीं रे,
हाँ मतलब ऑलमोस्ट कितना 225 से चालू हो रहा है, 256 पे खत्म हो रहा है ना, मतलब ऑलमोस्ट 30 पेज, 31 पेज है ये चैप्टर है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से अप्रोक्सीमेट 10 से 15 मार्क्स आएगा, हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, 10 तो आ ही जाएगा, मतलब कभी कभी 15 तक भी जाएगा। अच्छा अभी देखो, सबसे पहले ना एक टाइम होता था जहां पे हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करते थे जिसको हम बोलते थे आईपीसी, दैट इज इंडियन पिनल कोड, और एक दूसरा होता था जिसको हम बोलते थे सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अभी सब चेंज हो गया है। अभी देखो, आईपीसी बन गया बीएनएस, नाम याद रखना भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी जो है वो बन गया बीएनएसएस, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। समझा? तो ये जो बीएनएस है, चाहिए तो लिख के रखो वहां पे, ये आईपीसी था और ये सीआरपीसी पुराना था। अब देखो, ये जो भी एक्ट है ना, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ये कोड है। ठीक है, मतलब आईपीसी इज इंडियन पिनल कोड और एक होता है सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तुमको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट? अगर मैं बोलता हूं कोड और अगर मैं बोलता हूं एक्ट, क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? एक्ट, एक्ट गवर्नमेंट बनाता है, तो कोड कौन बनाता है? हाँ ठीक है, और कोड? क्या फर्क होता है? कोड और एक्ट में क्या फर्क होता है? जबकि दोनों ही चीज पार्लियामेंट ही बनाता है, दोनों ही चीज गवर्नमेंट एनफोर्स करता है, दोनों ही चीज प्रेसिडेंट के कंसेंट से ही आता है। तो मैं एक्ट कब बोलूं और मैं कोड कब बोलूं? तो एक्ट फॉलो करना पड़ता है, कोड चलता है। तो एक्ट भी तो सबके लिए ना, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है तो हम सब फॉलो कर रहे हैं, एविडेंस एक्ट है हम सब फॉलो कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट है हम सब फॉलो कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट है हम सब फॉलो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हम सब फॉलो कर रहे हैं। तो सारी सारी की सारी चीज सारी के सारे लोगों को ही एप्लीकेबल है। देखो, अगर मैं एक्ट बोलता हूं ना, तो एक्ट एक एक्सक्लूसिव चीज पे बात करता है। जैसे देखो, कंपनीज एक्ट है, तो ये खाली किसके ऊपर डील कर रहा है? कंपनी के ऊपर डील कर रहा है। जब मैं कोड बोलता हूं ना, तो कोड मतलब क्या करते हैं पता है? ये लोग एक एक्ट से थोड़ी चीज ली, दूसरे एक्ट से थोड़ी चीज ली, तीसरे एक्ट से थोड़ी चीज ली, ऐसे मल्टीपल एक्ट से कंबाइन कर करके क्या बनाते हैं? कोड बनाते। तो अगर तुम इंडियन पिनल कोड पढ़ते थे जो पुराना होता था, तो उसमें तुमको थोड़े बहुत ऑफेंस सेक्सुअल हरासमेंट वाले मिलेंगे जो एक एक्ट से उठाए हैं, तुमको ड्रग्स वाले ऑफेंस मिलेंगे जो ड्रग्स एक्ट से उठाए हैं, तुमको मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस मिलेंगे जो मैरिज एक्ट से उठाए हैं। ठीक है, फिर तुमको मोटर व्हीकल से रिलेटेड ऑफेंस मिलेंगे जो मोटर व्हीकल एक्ट से उठाए हैं। तो ऐसा धीरे धीरे करके सब एक्ट से थोड़ा 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 लेके उसको क्या किया? कंबाइन मारा। तो उसको नाम क्या देते हैं हम? कोड है वो। सो कोड इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल एक्ट, इसके लिए हम उसको कोड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। अगर कहीं पे कोड वर्ड आता है तो समझ जाने का, जैसे आगे आएगा तुमको फाइनल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब ये कोड आया मतलब समझ जाना कि ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एक्ट होगा, ये एक इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल एक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन जहां तुम पढ़ते हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, तो एक इंडिपेंडेंट एक्ट है जो एक पर्टिकुलर चीज को डील करता है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे है बीएनएस और दूसरा है बीएनएसएस। अब ये दोनों में देखो फर्क क्या है। जब हम लोग बोलते हैं ना कि एक बीएनएस है और एक बीएनएसएस है, बीएनएसएस सिर्फ एक ही चीज करता है, क्या? क्राइम डिफाइन करता है। लेकिन जो बीएनएसएस होता है ना, वो प्रोसीजर आफ्टर क्राइम क्या होती है वो, जैसे कि पर्सन को बेल मिलना। ठीक है, तो वो बेल कैसे अप्लाई करेगा? अगर पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने के लिए क्या रूल होते हैं?
ठीक है। अगर कोई पर्सन को कोर्ट में अपीयर कराना है तो कोर्ट प्रोसीजर क्या होती है। तो ये जो क्राइम होने के बाद जो कोर्ट प्रोसीजर, अरेस्ट प्रोसीजर, पुलिस इंक्वायरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ लिखे हैं, BNSS। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्राइम होने के बाद की सारी प्रोसीजर है। जैसे एक रूल मैं बताता हूँ कि अगर कोई पर्सन को अरेस्ट करने जाता है तो वो पुलिस वाला फोर्स यूज नहीं करेगा, मार पीट के नहीं लेके जाने का। उसको बोलने का पहले प्यार से कि चलो भाई हमारे साथ तुमने क्राइम किया है, यू हैव टू कम विथ मी। अगर वो इज्जत से आ रहा है तो ठीक है। प्लस अभी क्वेश्चन आता है क्या उसको हैंडकफ लगाओ, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसा बात करूं कि जैसे समझो आदित्य है, इसको कोई क्राइम में अरेस्ट करने इस पे पुलिस गया, ये बोलता है कि एक रिक्वेस्ट है हैंडकफ लगा के मत लेके जाओ, क्योंकि ऐसे सोसाइटी में से निकलेंगे ना, 4 आंटियां देखेगी तो बदनामी होगी मेरी। पुलिस बोलता है कांड करने के बाद अपना बदनामी होने में क्या सोच रहा है, ये पहले सोचना चाहिए था ना, अभी तो हो गया कांड। बोलता है मैं गिल्टी प्रूफ कहाँ हुआ हूँ, अब तक गिल्टी प्रूफ हुआ नहीं ना, होगा तब का तब देखेंगे। ये पुलिस को क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, हैंडकफ मत लगाओ, मैं कहीं नहीं भागेगा, तुम्हारे साथ चुपचाप चल के आऊंगा, वैन में बैठूंगा, पुलिस स्टेशन जाएंगे, मेरे को भागने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुलिस ये सब सुनता है क्यों? डोंट यू थिंक इसका एक इमेज है और उसको प्रोटेक्ट करने का उसका हक है? तो मना क्यों कर रहे हो? भाग गया तो बट अच्छा चलो, तो फिर अगर मैं ऐसा बोलूं तुमको कि पुलिस वाला अलाउ नहीं करना चाहिए बिकॉज ट्रस्ट इश्यू जो हम सबको है, ठीक है। अब देखो ऐसे तो मतलब पुलिस को अगर ऐसा मैंने बोला, जैसे इसने बोला कि प्लीज ऐसे हैंडकफ मत लगाओ यार, अच्छा नहीं लगता है, पुलिस बोलेगा भाग गया तो हम कहते तेरे पीछे पीछे भाग, अभी यही काम बचा है हमारा। तो देखो ये डिपेंड करता है प्योरली 2 चीजों के ऊपर कि हैंडकफ लगेगा कि नहीं लगेगा। पहला, तुम्हारा नेचर ऑफ ऑफेंस, तुमने क्या लेवल के कांड किए। अब ये किसी का पाकिट मार के भागा है, बहुत बड़ा ऑफेंस है ना ये तो उसमें क्या हैंडकफ लगाने का मतलब, जितना 200 रुपए का चोरी किया उससे ज्यादा महंगा तो हैंडकफ आता है, तो क्या मतलब है इसको हैंडकफ लगाने का। लेकिन ये बंदे ने 500 करोड़ 1000 करोड़ का स्कैम किया है तो सीरियस ऑफेंस है, तो फिर हैंडकफ लगाओ। एक तो हो गया नेचर ऑफ ऑफेंस और दूसरा होता है उसका क्रिमिनल हिस्ट्री। अगर ये बंदा है ना रिपीटेड ऑफेंडर है, ऐसे बहुत बार अंदर गए बाहर आए, अंदर गए बाहर आए, तो अगर पुलिस को ऐसा पता चला ना कि ये बंदा तो है ही वैसा, तो ऐसे लोग को तो क्या करना चाहिए, हैंडकफ लगाना चाहिए, बराबर। अब देखो ये जो मैं तुमको सब बता रहा हूँ ये मेरे घर के कोई रूल्स नहीं है, ये BNSS में लिखा है, बराबर। क्योंकि सबको एक राइट टू अपना रेपुटेशन भी होता है ना, कि मेरी इज्जत नहीं जाए, बराबर। कभी कभी मैं ऐसा पुलिस को बोलूँ कि देखो नॉन सीरियस ऑफेंस है, मेरी हिस्ट्री भी क्लियर है, ये मेरा पहला ऑफेंस है, उसमें भी मैं गिल्टी नहीं हूँ, मुझे खुद को पता है, मैं तुम्हारे साथ पीछे पीछे आऊँगा, चुपचाप आके वैन में बैठूंगा, डोंट यूज हैंडकफ, तो वो मना नहीं करेगा, बराबर, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर ऐसे। फिर अरेस्ट करने के टाइम पे क्या करने का, कोर्ट में अगर तुम जाओगे तो तुमको बेल कौन से ग्राउंड पे मिलेगा, बेल फाइल करने की प्रोसीजर क्या होती है, ठीक है, सर्च वारंट कैसे निकालते हैं, अरेस्ट वारंट कैसे निकलता है, ये सब कुछ तुमको कहाँ मिलेगा, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन BNSS। और एक होता है BNS का मतलब होता है वहां पे देखो ये BNS में ना करंटली कुछ 360-70 सेक्शंस है अभी जो नया BNS आया, बराबर। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज लिखी है, हर क्राइम की डेफिनेशन। अगर मैं बोलता हूं चोरी है तो चोरी का डेफिनेशन लिखा है, अगर मैं बोलता हूं कि फ्रॉड है तो फ्रॉड का डेफिनेशन लिखा है, अगर मैं बोलता हूं फॉर्जरी है तो फॉर्जरी की डेफिनेशन है, अगर मैं बोलता हूं डिफेमेशन है तो डिफेमेशन का डेफिनेशन है। मतलब तुम अगर BNS पढ़ोगे तो तुमको एक चीज मिलेगा, क्राइम का क्या डेफिनेशन मिलेगा, और वो डेफिनेशन खत्म होने के बाद उसके नीचे मिलेगा तुमको उसकी पनिशमेंट।
कि जैसे 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 3 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 5 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बस। तुम अगर बीएनएस में ये ढूंढने बैठे ना कि अरेस्ट वारंट कैसे निकलता है, और तुम पढ़ रहे हो बीएनएस, नहीं मिलेगा तुमको। उसके लिए क्या पढ़ना है? बीएनएसएस पढ़ना है। इफ यू आर रीडिंग द बीएनएस यू विल गेट ओनली डेफिनेशन एंड उसकी पनिशमेंट, इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं मिला है। अब कितना भी अतरंगी ऑफेंस तुम्हारे दिमाग में आने दो, वो हर एक की डेफिनेशन अंदर लिखी है। तुम्हारे दिमाग में जो जो ऑफेंस है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट, वॉर अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, चीटिंग, व्हाट एवर इट इज, हर एक का डेफिनेशन कहाँ लिखा है? ठीक है, जैसे देखो क्रिमिनल में ऐसे काफी सारे वर्ड होते हैं, जैसे थेफ्ट होता है, रॉबरी होता है, डेकॉइटी होता है, ये सब की डेफिनेशन तुमको कहाँ मिलेगी? ये बीएनएस में मिलेगी। अपना बीएनएस तो वो लेवल पे कि सोचो, और ऑब्वियसली वो गलत नहीं है, वो लिखना ही पड़ता है। बीएनएस में तुमको हर एक क्राइम, वेदर इट्स अ सेक्सुअल हरासमेंट, वेदर इट इज रेप, हर डेफिनेशन तुमको मिलेगी, बराबर। क्योंकि वो डेफिनेशन के बेस पे ही तो पहले ये डिफाइन होना चाहिए ना कि ये क्राइम है कि नहीं, बराबर। और अगर क्राइम है ही नहीं तो फिर डिफाइन अगर हो रहा है कि क्राइम ही नहीं हुआ है तो फिर उसकी पनिशमेंट नहीं है, तो वो केस ही खत्म हो गया उधर, समझा? तो दो कोड है, बीएनएस एंड बीएनएसएस। नाम याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना, बहुत अजीब है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बराबर। बीएनएस बीएनएसएस, ये जब नाम इंट्रोड्यूस किया गया था इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि इंडिया में जितने भी कोड या एक्ट बनेंगे वो सबके नाम इंग्लिश में होने चाहिए, ये सीओआई में मेंशन है। बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, हिंदी में बनाया, क्योंकि ये हिंदी वर्ड है, न्याय संहिता। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे बोलते थे, जो साउथ के, कर्नाटका के वो सब लोग हैं, कि हम पे हिंदी थोपा जा रहा है, जानबूझ के नाम रखवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग है ना, हिंदी इज नॉट अवर मदर टंग, ये सब है हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट है ये लोग। अभी हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट है ना, तो गवर्नमेंट ने ये दो नाम हिंदी डाले जानबूझ के, कि वो कोर्ट में जाके झक मार के बोलेगा भारतीय न्याय संहिता, और बोलना पड़ेगा। अब तुम साउथ के लोगों को देखो, उन लोग को इतना हिंदी पे कंट्रोल नहीं रहता, उनका हिंदी बहुत खराब होता है। बट अगर कोई कोर्ट में लॉयर बोल रहा है तो बोलना पड़ेगा ये, भले एक बार वो शॉर्ट में बोल देगा, ठीक है, बीएनएस बीएनएसएस, बट अगर कभी पूछ लिया बीएनएस का फुल फॉर्म तो उसको पता होना चाहिए फिर, और वो हिंदी में बोलना भी पड़ेगा, समझा? तो ये भी एक कंट्रोवर्सी था, बट ठीक है, अब तो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और अभी यही नाम है। चलो, सबसे पहले ना यहाँ पे आ जाओ, ये कंसेप्ट है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अच्छा देखो, अब जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होता है, तो जब भी क्राइम होता है ना, ये तीन चीज तुमको क्राइम के अंदर हमेशा मिलेगी, ठीक है। पहला होता है ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियसली चीज है, ठीक है, क्राइम तो एक ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही होने वाला है। फिर भले वो ह्यूमन बीइंग किसी एनिमल को क्यों ना यूज करे, हुआ तो एनिमल यूज किसके थ्रू? ह्यूमन बीइंग के थ्रू। अब जैसे समझो, अगर मैंने किसी के घर में चोरी किया, तो मैंने चोरी किया, तो मैं कौन है? ह्यूमन बीइंग। अगर मुझे चाहिए कि इसको मेरा कुत्ता काट काट के मार डाले, बराबर, अरे ये सब में ऐसा ही आएगा ना, तो मैंने कुत्ते को ट्रेन किया, इसका घर में फोटो लगाया, वो उसकी शक्ल पे हड्डी लटकाता था, तो कुत्ता देख देख के प्रोवोक हो गया। फिर एक दिन ऐसा, मैं जहाँ पे ये गार्डन में घूम रही है, मैंने ऐसा कुत्ते को लेके गया, कुत्ते को इसका शक्ल नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हड्डी दिख रहा है। कुत्ता एकदम अग्रेसिव हो गया और मैंने कुत्ते को छोड़ दिया, कुत्ते ने इसको काट के मार डाला। कल मैं ऐसा बोलूं कि मारा किसने? कुत्ते ने, तो फांसी कौन चढ़ेगा? कुत्ता किसका है? मेरा है ना, तो क्राइम मैंने ही किया है, बराबर। भले वो मैंने किसके थ्रू करवाया? एनिमल के थ्रू कराया, ठीक है। कल मैंने समझो इसके ऊपर सांप छोड़ दिया, ठीक है, सॉरी यार, क्या हुआ? ओके, तो तुम अगर देखोगे ना, ये सब केस के अंदर एक इन्वॉल्वमेंट
फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बोल दो या मेंटल इन्वॉल्वमेंट बोल दो, एक ह्यूमन बींग का ही है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ये रास्ते पे चल रही है, कुत्ते ने इसको काट दिया, वो भी स्ट्रीट डॉग, बराबर, तो भी पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लोकल अथॉरिटी विल पे कंपनसेशन टू हर, क्योंकि लोकल अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू गिव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द पब्लिक। उसने वो नहीं दिया ना, तो वो कंपनसेशन मिलता है, बराबर। मतलब बट अगर कोई पर्सन का अपना प्राइवेट एनिमल है और अगर वो किसी को मार देता है, तो फिर डेफिनेटली वो ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल है। आई कैन नॉट आर्ग्यू, मेरे सांप ने काट दिया तो मेरी क्या गलती, मेरे कुत्ते ने काट लिया तो मेरी क्या गलती, बट वो तुम्हारे कंट्रोल में था, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको संभालने की, देन यू आर लायबल। एक होता है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। देखो, जब भी तुम कोई क्राइम करते हो ना, यू आर वेरी मच अवेयर दैट इट इज अ क्राइम, तुमको बैक ऑफ द माइंड पता होता है, तुमको पता है इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, अरेस्ट हो सकता हूँ, जेल जा सकता हूँ, पनिशमेंट मिल सकता है, बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, स्टिल इफ यू आर डूइंग इट, तो मतलब तुम्हारा इंटेंशन ही गलत है, बराबर। अभी जैसे देखो, आज इंडिया में जितने भी लोग क्राइम करते, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर दिया, वो लोग कभी ऐसा नहीं बोलेंगे अच्छा चोरी नहीं करना था, माँ कसम नहीं पता था। सबको पता होता है ना यार, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम ऐसा बोलोगे कि मुझे पता ही नहीं थी। चलो अगर तुमने इंडिया में रह के ऐसा बोल भी दिया कि कोई ऐसा ऑफेंस था जो तुमने गलती से किया जिसका नॉलेज सच में तुमको नहीं है, तो इंडिया में एक रूल है, क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, तो पनिशमेंट तो फिर भी आएगा। तो दूसरा होता है गिल्टी माइंड। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम मारने का नहीं सोच रहे थे, बट गलती से कोई मर गया, बराबर। जैसे समझो, नहीं नहीं, जैसे समझो मेरे पास है ना कोई राइफल है, ठीक है, तो मेरे को ऐसा बर्ड्स को हंट करना अच्छा लगता है, मैं अपनी विंडो पे खड़े रह के ना सर राइफल से शूट कर रहा हूँ, बर्ड्स मार रहा हूँ, तो बर्ड्स ऐसा ना उड़ते उड़ते गया, ये अपने विंडो पे ऐसा खड़ी है, बर्ड भाग गया, इसको हेडशॉट लगा, ये मर गई, क्या हो गया? अच्छा, मैं है ना इसको जानता भी नहीं हूं। और देखो जनरली कोई इंसान क्राइम करता है ना, तो जो उसका मैं बोला ना गिल्टी माइंड है। देखो एक सिंपल सी चीज समझो, अगर मुझे किसी को मारना है, अगर मैं मर्डर केस की बात करूं, तो मैं टाइम पास में किसी को नहीं मारूंगा, है ना, मैं मारूंगा या तो बिकॉज ऑफ रेवेंज, या तो मैं बिकॉज मारूंगा लव, या तो हेट, प्यार में धोखा या तो मैं मारूंगा मनी, या तो मैं मारूंगा प्रॉपर्टी, या तो मैं और क्यों मार सकता हूं, हाँ, बोर्डम। तो देखो जनरली कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है ना, इसमें से कोई ना कोई एक रीजन होता है मारने का, ठीक है। अगर जैसे समझो मैंने किसी को मार डाला, तो पुलिस ये ढूंढेगा क्या रेवेंज वाला केस है, क्या लव हेट वाला केस है, क्या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मनी का केस है, ठीक है। जैसे अगर रेप होता है तो क्या सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नीड था, उसका केस है, ठीक है। ये सब चीजें ढूंढते हैं, बिकॉज देखो कोई टाइम पास में किसी का मर्डर नहीं करेगा, बराबर। मैं अगर किसी को मारूंगा तो बिकॉज ऑफ सम रीजन मारूंगा। अब जैसे समझो इसको हेडशॉट लगा, ये मर गई, पुलिस ने इंक्वायरी किया, पता चला मैंने मारा है, पुलिस मेरे को बोलता है क्यों मारा इसको, मतलब पहले तो पता नहीं ये कौन है, ये गलती से मर गई। पुलिस बोलता है गलती से कैसे होना, मैं ऐसा बर्ड हंटिंग कर रहा था, ये अपनी खिड़की पे थी, बर्ड भाग गया, उड़ गया और गलती से इसको लग गया। तो पुलिस मेरे को बोलता है ये रेवेंज मनी प्रॉपर्टी, मतलब जिसको जानता तक नहीं हूं उसके लिए ये सब फैक्टर कहां से आ सकते हैं, बराबर। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मुझे इसको मारने का इंटेंशन था कभी? तो क्या मेरा माइंड गिल्टी था?
नहीं, देखो जनरली जब कोई मर्डर करता है ना, उसको पता होता है कि वो इसमें से कोई एक रीजन पे कर रहा है और उसका माइंड गिल्टी है कि मेरे को परेशान कर रहा था ना, अब इसको मार ही डालता हूँ। तो मार ही डालता हूँ ये सोच के जा रहा है ना, मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, गिल्टी माइंड के साथ उस क्राइम को कमिट कर रहा है। मेरा तो इसके साथ कोई ऐसा सीन ही नहीं है जिसकी वजह से मैं इसको मार रहा हूँ। तो मेरा गिल्टी माइंड नहीं है, बट फिर भी कोर्ट क्या मानता है, क्राइम तो हुआ ना, कोई तो मरा ना, तो पनिशमेंट तो मिलेगा। अदरवाइज तो ये बहुत सही हो गया ना, फिर तो भले कंपैरेटिवली पनिशमेंट कम मिलता है, बट मिलता है बिकॉज वो एक क्राइम तो हुआ है। बट हाँ, अगर सच में मैंने इसको हेडशॉट मारा, रिवेंज की बहुत परेशान करती है, और अगर मारा तो सच में वो गिल्टी माइंड तो है, मेंस रिया है। और तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टस रियस। अब एक्टस रियस क्या होता है? एक्टस रियस का सिंपल मतलब होता है जो टाइम पे जो चीज तुम कर रहे हो उस टाइम पे वो क्राइम तभी बोलने का जब वो क्राइम डिफाइन है एज पर लॉ। आज जैसे अगर मैंने इधर ड्रग्स मारा, ड्रग्स अनलॉफुल है, हाँ ना, सोच क्या रहे हो बे, अनलॉफुल है ना। तो अगर मैं ड्रग्स फूकते हुए पकड़ा गया तो क्या मेरे को पनिशमेंट मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि आज वो क्या है, हाँ। लेकिन सोचो अगर गवर्नमेंट ऐसा सोच रहा है कि 1 अप्रैल से लीगलाइज कर देंगे, और उन्होंने 1 अप्रैल से इस चीज को लीगलाइज कर डाला, तो अगर आफ्टर 1 अप्रैल अगर मैं फूकेगा और मेरे को पकड़ा, तो पहले तो ये ऑफेंस ही नहीं है, क्योंकि ये क्या हो चुका है, लीगलाइज हो चुका है। और जब लीगलाइज हो चुका है तो काय का क्राइम। तो जब भी अगर मैं क्राइम बोलता हूं ना, तो क्राइम का एक सिंपल मतलब होता है, उसको क्राइम इसके लिए बोल रहे हैं बिकॉज दैट थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज अनलॉफुल थिंग, सो इट इज क्राइम। अगर वो चीज लीगलाइज है तो क्राइम नहीं है, बराबर। अभी जैसे देखो अपने यहाँ पे तो ड्रग्स वग्स लीगलाइज नहीं है, बट जैसे अभी मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ पे ड्रग्स ऑफिशियली बिकता है। वहाँ पे कैफेज में टैटू वाले की जो दुकान होती है या सिगरेट विगरेट वाले जो बेचते हैं, ठीक है, वो सब लोग प्रॉपर गांजा वीड सब कुछ ऑफिशियली दुकान में बेचते हैं, वहां पे वो लीगल है। तो अगर मैं भी उस शॉप पे जाऊंगा, पैसा वैसा दूंगा, मेरे को बस खाली एक चीज करना है उधर, जैसे कि वो लोग पासपोर्ट की फोटोकॉपी लेते हैं कि इफ यू वांट टू परचेज इट यू हैव टू गिव पासपोर्ट कॉपी। तो पासपोर्ट कॉपी दो, तुम भी खरीदो, बट वो उस कंट्री तक की है। उसको लेके मैं एयरपोर्ट पे आऊंगा, इधर उतरूंगा तो सीधा अरेस्ट, क्योंकि मैं ड्रग्स कैरी कर रहा हूं। तो अगर वो लेके भी आ रहे हो तो एयरपोर्ट तक फूक के खत्म करो, बराबर, उसके बाद तुम ला नहीं सकते। तो उधर वो चीज में अगर कहीं पे भी उनकी कंट्री में लेके घूम रहा हो, इट इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, क्योंकि वो लीगलाइज्ड है। चलो 3 पॉइंट समझा सबको? तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से होते हैं? ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया एंड एक्टस रियस, ठीक है। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ना ये 3 चीज भी होती है। जैसे कि एक होता है इंटेंशन। देखो ये मानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि कोई पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है ना, तो वो ऐसा बोलेगा कि मेरा इंटेंशन नहीं था। अल्टीमेटली इंटेंशन समहाउ कहीं ना कहीं वो गिल्टी माइंड तो है ही, बराबर। दूसरा होता है निग्लिजेंस। देखो कभी कभी कैसा होता है ना कि तुम्हारे निग्लिजेंस के चक्कर में क्राइम हो गया, तो तुम ऐसा बोलोगे कि देखो सच में मुझे नहीं पता था, बियॉन्ड माई नॉलेज हो गया ये, एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। तो उस केस के अंदर है ना, अगर मेरे निग्लिजेंस की वजह से क्राइम कमिट होता है तो भी मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे देखो वो किधर गई सांप वाली? अच्छा, अभी जैसे देखो अपने यहाँ पे ना वाइल्ड एनिमल्स को इतना डोमेस्टिक एनिमल्स बना के घर में नहीं रखते, बट यूएस में यूके में ये काफी करते हैं लोग। अब समझो मेरे घर पे ना पाइथन है, ठीक है, 8 फीट का, बराबर। मेरे को शौक है सांप लोग के साथ रहने का, क्योंकि एक्स भी सांप थी बराबर, तो मेरे को आदत है ये सब। अभी एक दिन है ना, मैं घर पे सो रहा है, मेरा पाइथन किधर से कोपचा वोपचा पकड़ के ना किसी के घर में, बाजू वाले के घर में घुस गया और उसको खा गया। तो सुबह एक इंसान गायब, ठीक है। रात को पाइथन वापस घर पे आया, मस्त सो रहा है, ठीक है।
मेरे को नहीं पता वो किसी को खा के आया है। सब लोग को पता चला सुबह कि मेरे पाइथन ने ऐसे अटैक किया और किसी को मार डाला। देखो, एनिमल मेरा था, डोंट यू थिंक इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर? मैं उसमें फेल हुआ, ये मेरा निग्लिजेंस है। और अगर ये मेरा निग्लिजेंस है तो मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मुझे तो सच में नहीं पता था, अदरवाइज मैं ये थोड़ी कर देता। आई टुक प्रॉपर प्रिकॉशन कि मेरा पाइथन बाहर ना जाए, मैंने वो हर केयर प्रॉपर की थी। बट अगर वो गया कोई भी वे ढूंढ के और किसी को मार डाला, तो मैंने थोड़ी ना मरवाया किसी को, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बट स्टिल इट इज पनिशेबल ऑफेंस फॉर मी, मैं मर्डर केस में अंदर जाएगा। समझा? जो कुत्ते उत्ते पालते ना, किसी के घर में है कुत्ता? हाँ, तेरे घर में है ना एक, बाकी कोई नहीं है? किसी के घर में नहीं है? तुम हो ना, इसके लिए कहाँ होएगा? क्या हो गया? भूमि ना। देखो, जिसके घर में डॉग होता है ना, ये डॉग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका कुत्ता किसी को हार्म ना करे, बराबर, किसी को काट ना ले, किसी के ऊपर अटैक ना कर ले। और अगर चलो अगर वो कर भी लेगा ना, देन बीइंग ओनर यू आर द रिस्पॉन्सिबल, बराबर। तो इसके लिए कुत्ता भी सोच समझ के पाल लेगा, और ऐसी ब्रीड नहीं लेनी है जो ज्यादा अटैकिंग हो, नहीं तो वो इधर उधर काटते रहेगा, तुम बिल फाड़ते रहोगे, वो प्रॉब्लमेटिक होता है फिर। इसके लिए ऐसे अपने यहाँ पे ब्रीड लेते जो बहुत फ्रेंडली है, शांत है, ठीक है, छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो वो लोग वैसे ही लेते हैं जो ज्यादा हार्मफुल नहीं होते फिर। और तीसरा होता है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेकलेसनेस। रेकलेसनेस का मतलब होता है तुम्हारा केयरलेस एटीट्यूड, ठीक है। केयरलेस एटीट्यूड जैसे मैं किसको बोलता हूँ, अगर तुम कोई चीज परफॉर्म कर रहे हो, कोई एक्ट कर रहे हो, तुमको पता है ना कि मैं जो ये कर रहा हूं ना, इसके कंसिक्वेंसेस खराब हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा एटीट्यूड ऐसा है, छोड़ना, देख लेंगे। तो ये एटीट्यूड से अगर तुमने कुछ किया और फिर सच में कुछ गलत हो गया, देन ऑल्सो यू आर पनिशेबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्राइम। जैसे देखो, अगर समझो मैं इधर एक बार गाड़ी लेके आया, फिर मैंने इसको बोला चल तेरे को छोड़ता हूँ घर तक, ऑन द वे ही आता है ना तेरा घर, मैंने इधर से ना जैसी गाड़ी बाहर निकाला ना, फास्ट एंड फ्यूरियस चालू किया मैंने, ये ऐसा डर रही है, बोलते कहाँ बैठ गई इस इंसान के साथ, तो ये बोलते अरे सर आराम से चलाओ ना, कोई सो ठोक वोक दोगे। अब ये इतनी पनोती, जैसे इसने बोला ना किसी को ठोक दोगे, 2 लोग को ठोक दिया मैंने। बट देखो, मुझे पता है ना कि मेरा ड्राइविंग कैसा है, रैश ड्राइविंग है, आई नो द कंसिक्वेंसेस। इसने मेरे को बोला भी, और सोचो चलो इसने बोला, उस टाइम पे मैंने गाड़ी नहीं ठोका अगर किसी को, बट मैंने इसको ऐसा रिप्लाई, छोड़ना कुछ नहीं होता है, तेरा भाई बैठा है, बराबर, आई हैव अ गुड कंट्रोल, मेरे को अच्छा ड्राइविंग भी आता है, कुछ नहीं होएगा, ऐसा बोला मैंने। फिर थोड़ा आगे गए और फिर मैंने ठोक दिया। सो मुझे पता था ना मेरा ड्राइविंग कैसा ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग, बराबर। और तुमको पता है उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, फिर भी तुमने किया ना। जैसे पता है वो ट्रेन से लटक के लोग स्टंट मारते हैं, जंगली छपरी लोग, है ना, तो उनको पता होता है ना किसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे गिरते फूटते ना, मजा आता है देख के। जैसे जो बाइक आड़े टेढ़े चलाते हैं ना, ऐसा सांप के जैसा ऐसा ऐसा करके, फिर वो लोग गिरते ना, मेरे को बहुत मजा आता है, ऐसा सेटिस्फेक्शन आता है। हाँ, तो रेकलेसनेस एटीट्यूड क्या होता है, केयरलेसनेस। तुमको पता है कि इसके कंसिक्वेंसेस खराब ही है और फिर भी तुम कर रहे हो। जैसे होता है ना कि तुम कोई एक्टिविटी जब कर रहे थे, 2-4 लोग ने आके तुमको वार्न भी किया, रे ऐसा मत कर, इसके कंसिक्वेंसेस खराब होते हैं, फिर भी तुम खतरों के खिलाड़ी, तुमने किया। हाँ हाँ, और फिर उसके बाद तुमने किया, कंसिक्वेंसेस बुरे आए, तो तुम भी ऐसा सोचे ना, साला मैं है ही ऐसा हरामी की, साला पता था फिर भी उंगली करने आया, तो आया ना कंसिक्वेंसेस। जैसे अभी जैसे मैं थाईलैंड गया था ना, तो वहां पे देयर इज वन पार्क विच इज नोन एज अ टाइगर पार्क। वो टाइगर पार्क में तुम जाओ, टाइगर वार्गर के साथ फोटो वोटो खींचा सकते हो, ऐसा, हाँ, हाथ वाथ लगा, हाँ हाँ। तो उसमें हम लोग को ना पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब जाओगे ना, तो अगर ऐसा टाइगर बैठा है तो उसके बैक साइड पे ही खड़े रहना है, मतलब जहाँ पे उसका पूंछ आता है वही साइड खड़े रहना है। प्लस उसको सिर्फ हाथ लगा सकते हो, उसका पूंछ उठा सकते हो, 2 हाथ रख सकते हो,
उसको कुछ उंगली मत करना, तुमने उसको ऐसा चिमटी काटा, ये हरकतें नहीं कर रही है, ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होता है उधर। और ऐसा बोलना है कि उसके फेस के आगे, फेस के सामने, बैक साइड ऑफ द फेस, क्योंकि उसको टर्न मार के तुमको पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा, बराबर, ये सब मत करना। फिर तुमको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया, फिर तुमको पूछेगा समझाना, तुमने बोला हाँ ठीक है, यस यस, तो फिर वो तुमको अंदर लेके जाएगा, नो डाउट उसके साथ 2 लोग भी होते हैं, बराबर, और फिर वो तुमको फोटो वोटो खींच के देगा, तुमको वीडियो बना के देगा, 5 मिनट अंदर का टाइम होता है, 5 मिनट में तुमको बाहर आना है। देखो उसने इंस्ट्रक्शन दिया, फिर भी मेरे को चर्बी, उसका पूछ उठा के ऐसा पिछवाड़े में ऐसा देख रहा है, फिर उधर ऐसा कुछ उंगली किया मैंने। अगर ये सब हरकतें करूंगा, आई नो द कंसिक्वेंसेस, और अगर कुछ हुआ तो फिर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं उस चीज के लिए, वो पार्क रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये होता है रेकलेसनेस एटीट्यूड। चलो चलो अभी आ जाओ इधर। अच्छा देखो, ये एक इंपॉर्टेंट मार्क करो ये चीज, अच्छा देखो, ये जो कंसेप्ट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइन, या तो दूसरा एक वर्ड है पेनल्टी। जैसे देखो हम लोग है ना बहुत रेगुलरली कुछ भी टर्म्स यूज करते हैं, वी डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। जैसे मैंने तुमको एकदम शायद फर्स्ट टाइम बताया था कि वुमन, फीमेल, सुना है कभी? ये वर्ड देखो, जो 2 वर्ड है, वुमन एंड फीमेल, ठीक है। हाँ, ये वर्ड जो है ना, हम लोग कभी भी फीमेल बोलते हैं, कभी भी वुमन बोलते हैं, हम कभी भी कुछ भी बोलते हैं, हमको अक्कल ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, बराबर। बट अगर तुम देखोगे ना कि ये वर्ड का एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक बैच में, जैसे जनरली ये ईईटी में मैं पूछता हूँ, शायद इन लोग के बैच में मैंने पूछा था, ठीक, तुम लोग को पूछा था ना मैंने, हाँ। तो अभी जैसे मैंने एक बार पूछा था ना कि वुमन क्या होते हैं और एक फीमेल क्या वर्ड होता है, मेरे को तो ऐसे बैच वाले आंसर देते हैं, वुमन मतलब भाभी। तेरा फैंटेसी नहीं पूछा है। तो वो लोग भाभी चले जाते हैं कि जो 30-35 मैरिड है वो सबको वुमन बोलने का बोला। तो फिर फीमेल, तो फीमेल बोलते कि फिर उससे नीचे कम एज वाले अनमैरिड, और बिलो 18 वाले सब गर्ल्स। बट देखो, फीमेल और वुमन का मतलब होता है, फीमेल इज अ जेंडर एंड वुमन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग जो फीमेल है, बराबर। अगर मैं फीमेल बोलता हूं ना, तो फीमेल में एनिमल्स भी आते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली, बराबर। बट वुमन बोलूंगा तो एक्सक्लूसिवली आई एम टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, बराबर। इसके लिए तुम देखो, प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस एक्ट है, उधर वुमन लिखा है, फीमेल लिखा होता तो लोगों को लगता है ठीक है ना, क्या ये, अरे ऑफिस में कुत्ता बिल्ली का सेक्सुअल हरासमेंट कैसे हो रहा है, मतलब एक्ट ही गलत हो गया वो तो तुमको वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना है। अगर मैं कहीं पे स्पीच देने जाता हूं तो मैं गुड मॉर्निंग मैन एंड वुमन बोलूंगा, गुड मॉर्निंग मेल एंड फीमेल, मतलब और कौन आया स्पीच में फिर। तो वो सोच समझ के वर्ड सिलेक्शन होना चाहिए। अपने यहाँ पे कुछ भी बोलते हैं, वैसे ही एक वर्ड है फाइन और एक होता है पेनल्टी। दोनों में फर्क पता है क्या होता है? जो हाँ स्पीड में आया ना, बोलो क्या होता है? व्हाट इज फाइन, व्हाट इज पेनल्टी? ये भी शायद मैंने तुम लोग को बताया था। नहीं, देखो, अगर कोई पर्सन कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, कोई क्राइम करता है, तो क्राइम के ऊपर जो उसको पे करना पड़ता है वो होता है फाइन। लेकिन कोई चीज एक टाइम के अंदर करनी थी, वो तुमने टाइम के बाद की, तो उस पे जो एडिशनल पैसा भरोगे वो पेनल्टी है, बराबर। जैसे समझो, अगर मैंने सिग्नल तोड़ा तो ये क्राइम है, तो पांडु पकड़ेगा तो फाइन मारेगा। लेकिन समझो जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जिसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, मैंने वो 10 अगस्त को फाइल किया, तो मेरे को लगेगा पेनल्टी, ठीक है। अब देखो, ये वर्ड अब तुमको पता है ना, अब तुम जाके कभी कोई नॉर्मल आदमी से बात करो, वो बोलेगा आज मेरे को पांडु ने पकड़ा, पांडु ने ना पेनल्टी मारा,
तुम्हारे दिमाग में ना गाली आएगी, वो पेनल्टी नहीं होता है, वो क्या होता है, फाइन होता है। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो फाइन क्या है, सम इम्पोज्ड एज अ पनिशमेंट कोई ऑफेंस के लिए, लेकिन वो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्टिपुलेशन, मतलब कोई कंडीशन थी जो तुमको फुलफिल करनी थी जो तुमने नहीं किया। फाइन इम्पोज्ड होता है रॉन्गफुल एक्ट के लिए, और ये होता है सिंपली एक नॉन कंप्लायंस के लिए। जो तुम पेनल्टी भर रहे हो वो रॉन्ग नहीं है, बस वो खाली एक नॉन कंप्लायंस से टाइम लिमिट ध्यान नहीं दिया तुमने, इसके लिए लग रहा है, ठीक है। अभी देखो इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट चीज ये देखो। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो मेन क्राइम के 3 बेसिक एलिमेंट्स क्या थे, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस। उसमें जो सेकंड था दैट इज नोन एज मेंस रिया। देखो कोई भी क्राइम उठा के देख लो, तुमको मेंस रिया मिलेगा ही मिलेगा, बिना मेंस रिया के ऑफेंस नहीं होते। लेकिन देखो गिल्टी माइंड ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए देखो यहाँ पे क्या है, ये वो 4 केस है जहां पे कोर्ट मेंस रिया ढूंढने नहीं बैठेगा। कोर्ट ने देखा ना ये 4 ऑफेंस है, दे दो पनिशमेंट। तुम बोलोगे लेकिन मेंस रिया नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड दैट। तुम बोलोगे अजीब है, हाँ है, क्योंकि वो 4 एक्सेप्शनल केस में आता है। मतलब ये 4 वो केस है जहां पे तुमको कोई मेंस रिया गिल्टी माइंड है नहीं है, कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, और ये सीधा सीधा पनिशेबल ऑफेंस बनता है। जैसे कि देखो पहला एक होता है सोशल वेलफेयर। जैसे समझो अगर मैं समझो किसी के साथ रेस्टोरेंट गया, मैंने खाना मंगाया, ठीक है, समझो चाइनीज खाना मंगाया, ग्रेवी मंचूरियन आया, मैंने ऐसा एक स्पून से ऐसा लिया, अंदर से लिजर्ड निकला मरा हुआ, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कैन आई टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट रेस्टोरेंट? बट मेरे को ऐसा बताओ कौन सा रेस्टोरेंट जानबूझ के अपनी इमेज खराब करने के लिए ये सब हरकतें करता है? कोई नहीं करता है ना। वो मेरे को देख के अच्छा ये आया, आज तो लिजर्ड डाल के रहूंगा इसके खाने में, वो ये कर रहे हैं। उसको तो ये सोचना चाहिए ये सब हरकत करके वो अपनी इमेज खराब करेगा, क्योंकि उसमें भी कुछ लोग होते हैं ना जैसे ये सब पे वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, तो उसको तो डरना चाहिए ये सब चीज से। तो देखो पहली चीज, क्या उसने वो जानबूझ के डाला? उसको इंटरेस्ट था ये सब करने में, फिर भी हो गया, तो उसका गिल्टी माइंड है। देखो हो नहीं हो अपने को नहीं पता, शायद उसने देखा भी रहेगा, बोले छोड़ जाने दे मरने दे हट, या तो फिर सच में नहीं देखा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है कि भाई देखते ही नहीं है, सब ध्यान नहीं रहता है। और अगर ऐसा हो गया तो भी क्या वो पनिशेबल ऑफेंस है? डेफिनेटली है, बिकॉज इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुम फुलफिल करने में फेल होते हो तो पनिशमेंट तो अट्रैक्ट होती ही है। जैसे देखो बीच में एक वीडियो आया था कोई, तो आई थिंक नॉर्थ साइड कोई हॉस्टल का वीडियो था, वो चटनी के अंदर ऐसे चूहे घूम रहे, चूहा बाहर आने का ट्राई कर रहा था, बेचारा आ नहीं पा रहा था। इधर कांदीवली में ना, मैं एक बार एक मीटिंग के लिए गया था, वो कांदीवली ईस्ट में स्टेशन के बाहर ब्रिज के बाहर वो संदीप होटल है, पता है? वो संदीप होटल के साइड ऐसा एक पैरेलल लेन जाता है ट्रैक के बाजू में, वो कितना गंदा एरिया है। अभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, सोचा चल उधर थोड़ा आगे जाता हूँ, कोई चाय वाला मिला तो चाय पीऊंगा। मैं उधर गया, मैं गलती से एक होटल में गया जो एकदम घटिया लेवल का होटल था। बैठने के बाद ऐसा लगा क्यों बैठा, बट मैं फोन पे था, वाला छोड़ बैठता हूँ अभी। आई ऑर्डर चाय, मैंने बोला एकदम छोटा कप लाना, 5 रुपए का इतना आता है ना, वो उतना कप लेके आया। अब मैं इधर बैठा हूँ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। वो लोग है ना टिफिन विफिन सब बेचते हैं, सब्जी रोटी दाल राइस, एकदम सस्ते प्राइस पे अफोर्डेबल खाना बेचते हैं वो लोग। तो मैंने देखा वो एक बंदा है ना, एक बाहर के साइड ऐसा आटा गूंद रहा है, ठीक है। फिर उसने आटा रखा ऐसे नीचे शेल्फ में, और मैं ना देख रहा हूँ। फिर वो आटे के ऊपर है ना 2 चूहे ऐसे घूम रहे हैं, बराबर, और चूहे ऐसे बैठे उस पे, और मैं ना ऐसा देख रहा है। बाद में जैसे मेरा फोन खत्म हुआ ना, तो मैंने वो बंदे को बुलाया, बोला वो आटे पे वो गूंदा हुआ आटा है ना, उस पे देख क्या है। तो अरे हाँ चूहे ही है ना, हाँ हटाता हूँ। तो इतना कैजुअली बोला ना मेरे को, वाह ये मतलब सही है। हाँ
नहीं फिर वो उसने लिया, उसके ऊपर कुछ कवर अवर करके रख दिया। अब ये देख के ना मेरे को चाय पीने का मन ही नहीं है, तो मैं ना ऐसा उठ गया, मैंने उसको बोला कितना हुआ चाय का? तो बोलता है, ऐसा कब देखा? मेरे को बोलता है आपने चाय तो पिया ही नहीं। बोला तेरे को क्या लगता है ये देख के मैं चाय पीऊंगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बोलता है नहीं नहीं वो इसमें हुआ रहेगा, चाय तो प्रॉपर ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला नहीं ठीक है, और मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं है, 5 रुपया ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बंदे में देखो शर्म नाम का चीज ही नहीं होता। वो बंदा वेटर है उधर, ओनर भी नहीं है। मैंने ऐसा काउंटर पे खड़े रहा और उससे बात किया, तो मैंने उसको ऐसा 5 रुपए दिए। तो मेरे को ऐसा, मैं ऐसा बाहर निकल रहा ना, मेरे को बोलता है नहीं पीना है वो चाय? बोला नहीं पीना है। बोलता है ठीक है। मेरे को लगा उठा के फेंक देगा, उठा के खुद पी गया मेरे सामने, और फिर डस्टबिन में ऐसा मेरे सामने वो मतलब प्लास्टिक का जो ग्लास था वो ऐसा डाल दिया। बोला आप क्यों पी गए? तो बोलता है वेस्ट थोड़ी ना करूंगा। बोला वाह। अभी देखो ये जो वो कर रहा है कि वो चूहे हुए घूम रहे हैं, चल रहा है ना सब, ऑब्वियसली कोई ये सब चीजें इंटेंशनली नहीं करता है, निग्लिजेंस में हो जाता है। बट वहां पे उसका गिल्टी माइंड हो या ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पनिशेबल होना चाहिए, बराबर। और ये तुमने देखा रहेगा इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेस भी है जहाँ पे ये लेवल पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूसरा देखो, डिफिकल्ट टू प्रूव मेंसरिया। अब जैसे देखो समझो समझो ये भूमि है ना, इसके पर्स में एक दिन 5,000 रुपए, और वो कुछ तो ना किसी को पैसा वैसा दे रही थी ना, तो मैंने देख लिया कि अच्छे खासे ऐसे 4-5 हजार रुपए तो दिख रहे हैं। अब इधर है ना सीसीटीवी नहीं है, तुम सब लोग बैग छोड़ के, हाँ नहीं है मैं बोल रहा हूँ, अरे ढूंढ क्या रहे हो, नहीं है इधर सीसीटीवी। तो तुम सब लोग ब्रेक में गए नीचे, सबका बैग समझो पर्स वर्स गलती इधर रह गया, फिर मैं आया एक दिन, ठीक है। अब इसके पर्स पे मेरा नजर गया था, मैंने देखा था इसके पर्स में 5,000 रुपए, मैंने ढाप लिया, बराबर। अब वो पर्स जो है ना, क्या किया मैंने, पर्स खाली पर्स किया, खाली पर्स मैंने आदित्य की बैग में डाला, बराबर। अब ये जब इधर ऊपर आई ना, ये चिल्लम चिल्ली कर रही है, पर्स में से पैसा गायब, चोरी हो गया, ये ना वो। अभी इसने क्या बोला मेरे को कि सबका चेकिंग होएगा बैग, जहां से मेरा पर्स निकला वो चोर है। बोला ठीक है, धीरे धीरे सबका बैग चेक किया, किसके बैग में से निकला? आदित्य। चोर कौन है? ये चोर है। हाँ, अब ये बंदा मेरे को ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि चोर मैं नहीं हूं, सच में मैंने चोरी किया। मैं बोल रहा हाँ मेरे को भी पता है तूने नहीं किया है। तो मैंने बोला देख एविडेंस के बेस पे क्या लग रहा है, बराबर। बड़ी बोलता है अरे लेकिन खाली पर से पैसा तो है ही नहीं मेरे पास, आप मेरे को चेक करो, मेरे पास से पैसे निकलेंगे नहीं। बोला किधर छुपा दिए होंगे? मुझे कहाँ पता तूने कहाँ छुपा के आया तू? वो तो इधर ही बैठा, बोला अभी नीचे गया था ना, तो मुझे क्या पता तू कहाँ चोरी करके कब पैसा निकाल के कहाँ यूज करके आया। अब देखो क्या प्रूफ करने के लिए उसके पास है? कुछ भी नहीं है। अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है, कोर्ट अगर इसको बोलता है ना चोरी किया ना, ये बोलता है माँ कसम नहीं किया है, ठीक है। देखो एविडेंस है नहीं है, पनिशेबल ऑफेंस 2 महीना जेल। बट द थिंग इज दैट गिल्टी माइंड था नहीं था वो तो कोर्ट ने देखा ही नहीं। बट देखो ये इतने छोटे छोटे ऑफेंस है, इसमें क्या एविडेंस मिलेगा? इसमें तो ना सीसीटीवी है ना कोई विटनेस है, तो मान क्या लिया जाता है? जिसके पास से निकला वो क्रिमिनल है, वही चोर है, बराबर। इसको बोलते हैं डिफिकल्ट टू प्रूव मेंसरिया। तीसरा देखो होता है पब्लिक सेफ्टी। अब देखो पब्लिक सेफ्टी क्या होता है, जैसे समझो हाँ कैन नॉट चेक मेंसरिया, नहीं नहीं वो कैन नॉट चेक है। अच्छा उसको चेंज कर लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है पब्लिक सेफ्टी। अब देखो पब्लिक सेफ्टी क्या होता है, इधर भी कोर्ट गिल्टी माइंड है नहीं है वो इतना घुस के दिखता नहीं है कभी, क्योंकि उतना
डिफिकल्टीज होती है। अभी जैसे समझो, देखो मैं कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ, प्लीज टेक इट एज एन एग्जाम्पल ओनली, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है? इवन इफ इट इज अ रिलीजियस एग्जाम्पल, प्लीज टेक इट। अभी जैसे समझो, मैं आदित्य, रुद्र, तेरा नाम क्या है? जय, और तू? अच्छा, दो रुद्र है, ठीक है। चलो हम समझो 5 लोग ऐसा नीचे जाके चाय पी रहे हैं। तो जय मेरे को सर कंटाला रहा है, कुछ ऐसा है ना हैपनिंग चीज करनी है। बोला क्या? तो बोलता है वो पता नहीं, आप ढूंढो कुछ तो हैपनिंग करना है, ऐसा लाइफ बहुत बोरिंग जा रहा है। बोला पार्टी वार्टी करते कुछ, और क्या बोलूं मैं तेरे को? बोलता है नहीं नहीं वो सब नहीं, कुछ एकदम खतरनाक करना है। बोला ठीक है, कल अपन करते खतरनाक चीज। ये बोलता है क्या? बोला तू चलना मेरे साथ। मैं ये चारों को चर्च गेट लेके गया, ठीक है। हम लोग पहुंचे थे समझो चरनी रोड, ठीक है। चरनी रोड से स्टेशन से ट्रेन निकला, मैंने चारों को एक एक बैग दिया, बराबर। मैंने क्या बोला, जैसे स्टेशन पे है ना, चर्च गेट स्टेशन पे ऐसा ट्रेन एंट्री मारेगा, ट्रेन थोड़ा स्लो हो जाता है ना जब स्टेशन पे जाता है, चलती ट्रेन से उतरना है, अल्लाह अकबर अल्लाह चिल्लाना है, ऐसा बैग फेंकना है और उल्टे डायरेक्शन में भागना है। ये बोलता है बैग में क्या है? बोला कुछ नहीं है, खाली है। तो बोलता है ये टाइम पास क्यों? बोला थ्रिल आएगा ना, तू ही तो बोल रहा था कुछ कर रहा है, करते देख कितना मजा आएगा। ये आदित्य बोलता है इसमें थोड़ा और एक फ्लेवर वेवर डालते हैं क्या? बोला क्या? बोलता है मेरे पास है ना एयर गन है, मैं है ना वो कोई तो बेंच वेंच के पीछे छुप के ऐसा एम वेम लेगा। बोला हाँ चलेगा कर, ठीक है। जैसे ही ये चर्च गेट स्टेशन पे ट्रेन पहुंचा, हम लोग ने एक एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लिए थे, सब लोग शुरू हो गए, 5 के 5 लोग। ये तो भाई ज्यादा मूड में आ गया, ये ऐसा गन वन लेके छुप छुप के ऐसा एम ले रहा है, ऐसा ठोकने वाला ऐसा रिएक्शन दे रहा है। सोचो उधर क्या न्यूसेंस क्रिएट हुआ रहेगा। हम 5 को पकड़ा, हम 5 बोल रहे टाइम पास, ऐसे पकड़ा था कुछ था नहीं, तो ये जय को कुछ फैसिनेटिंग करना था ले। हमारा किसी को मारने का इंटेंशन था? पहले तो मारने के लिए कुछ था, हमने टाइम पास किया, बट उसके चक्कर में न्यूसेंस क्रिएट हुआ, पब्लिक सेफ्टी को हार्म किया, ये पनिशेबल ऑफेंस है। भले पनिशमेंट कम मिलेगी क्योंकि हमारे पास कोई वेपन्स ही नहीं है, बराबर। टाइम पास किया है, बट वो टाइम पास में भी पनिशमेंट आएगा। जैसे तुमने ऐसा काफी बार है ना न्यूज में सुना रहेगा, जैसे जैसे एक बार एक आया था ऐसा, आई थिंक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपने मुंबई में ही हुआ था वो चीज। एक कपल था, तो अनमैरिड कपल था, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो फ्लाइट पकड़ के आउट ऑफ इंडिया जा रही थी। तो ये जब लड़की एयरपोर्ट पे पहुंच गई, तो इसने ऐसे ही फोन पे ऐसा पूछा, अच्छा कौन से गेट नंबर से तेरा फ्लाइट है? उसने गेट नंबर बताया। ये भाई को चूल देखो क्या मची, इसने वहां पे फोन किया और बोला ये गेट नंबर पे ये डस्टबिन में बॉम्ब है, और फोन रख दिया। उसको ये चाहिए था बस उसकी गर्लफ्रेंड ना जाए, तो उसको रोकने के लिए उसने किया। बाद में इतना गधा, अपनी फोन से उसने फोन किया था। 2 घंटे में पकड़ा गया, पकड़ा गया, उसको पकड़ा, उसको पूछा ये सब क्यों किया, तो बोलता ऐसा ऐसा था, गर्लफ्रेंड को रोकने के लिए किया। किसी को मारने का, हार्म करने का इंटेंशन। बट देखो उस टाइम पे उधर क्या हो रहेगा पता है, ऐसा सबको खाली करवाया रहेगा, फिर वो बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया रहेगा, जबकि अंदर कुछ भी नहीं था, टाइम पास। बट पब्लिक सेफ्टी तो कितनी हार्म होती है। हाँ ये रियल केस बता रहा हूँ मैं तुमको। तो ऐसा सब मस्ती करोगे तो सोचो, अगर मैं एक दिन आया ऐसा स्कल कैप और ऐसा वाइड कुर्ता पहन के, और ऐसा मैंने दरवाजा खोला, ऐसा पैका और बंद बंद कर दिया, तुम्हारी तो फट के हाथ में नहीं आएगी। और बाहर से सोचो, इधर तो लॉक वॉक है नहीं, लॉक कर देता। तो मेरे को मजा आ रहा है, टाइम पास। जैसे मतलब मैंने ये नहीं करना चाहिए था मेरे को, बट मैंने ऐसा मस्ती किया है। जैसे मुलुंड में हमारे बैच होते थे बिफोर कोविड, मुलुंड में जो ब्रांच था ना, तो उधर मैंने मेरे बैच में बहुत मतलब एकदम खराब लेवल तक मस्ती किया था, बच्चों को इतना डराया था। एक्चुअली कैसा था ना, वो एक बैच में एक लड़का था, नहीं करना चाहिए था, मैंने तो बोला था शायद तुमको। हाँ,
कि उसने सुसाइड कमिट किया था। तो हाँ, वो बैच में एक लड़का था जिसने सुसाइड कमिट किया था, हम लोग के बैच में था वो। हाँ मतलब जिसको मैं पढ़ा रहा था वो एक दिन गायब हो गया, बाद में पता चला मर गया वो, बिकॉज ही कमिटेड सुसाइड। मेरी वजह से क्यों मरेगा रे? तो वो जब उसने वो मर गया ना, तो उसके बाद उसका रीजन कुछ अलग था मरने का, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फिर मैं क्या करता था, ऐसा बैच में जब मैं लेक्चर लेने आता था ना, तो वहाँ पे काका होते थे जो थोड़ा पियून व्यून वाला सब देखते थे, वहाँ के एक स्टाफ होती थी। मैंने देखो उन लोग को बोला था, देखो मैं ना जो भी मस्ती करूंगा ना, तुमको कभी भी कोई भी स्टूडेंट आके पूछेगा क्या ये सच है, तो बोलने का हाँ ऐसा है ना, ठीक है। अभी मैंने ना क्या किया, जैसे 2-3 स्टूडेंट को ऐसा बता के रखा था, जैसे समझो मैंने आदित्य और रुद्र को बोल के रखा है कि ऐसे टाइम पे ये करना, ऐसे टाइम पे वो करना, बस तुमको ये करना है खाली। ये बोलते ठीक है। मैंने उनको क्या बोला था, जैसे समझो ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सडनली लेक्चर में ना आदित्य और रुद्र उठ जाएंगे और ऐसे इधर आ जाएंगे, जैसे तुम अंदर जाने के लिए कैसे जगह देते हो किसी को, तो ऐसे उठ के बाहर आएंगे, फिर वो लोग दोनों बैठेंगे, बट बीच में एक आदमी का जगह छोड़ेंगे। तो मैं ऐसे ही देख के बोलूंगा लेट क्यों हुआ आज, और उधर कोई है ही नहीं। फिर ऐसे मतलब 2 महीना ऐसा हमने किया है, ठीक है। ऐसा है मतलब अगर समझो ये रुद्र ऐसा दूर बैठा है, आदित्य ऐसा बैठा है और बीच में एक इंसान का जगह है, तो एक दिन ने ना ऐसा रुद्र ने ऐसा बुक लिया, ले देख ले। मैंने बोला वो बोर्ड पे देखेगा, तू तेरी बुक में देख ले पहले। और हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं और बच्चे लोग हमको ऐसा देख रहे क्या चल रहा है। तो ऐसा 2 महीना डरा के रखा था, मतलब वो इतना डरते थे ना कि कुछ भी ऐसा आवाज आया ये वो लगता है उनको कुछ, ठीक है। कभी मैं ऐसे ही लेक्चर, ठीक है चल बाय, दरवाजा छोड़, तू तो ऐसे ही जाएगा जा। फिर 2 महीने बाद वो बच्चे लोग ने ऐसे ही, लास्ट लेक्चर था तो ऐसा सब वो लोग केक लाए थे, तो केक कट वट किया। फिर मैंने बोला देखो मेरे को एक चीज बताना है, वो जो इंसान था ना वो ऐसा कोई था ही नहीं, ये मस्ती था, मतलब बहुत डरा के रखा था उनको। ऐसा इधर कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। चलो तीसरा पॉइंट समझा, पब्लिक सेफ्टी। अच्छा, और चौथा देखो, नेक्स्ट देखो, वायलेशन ऑफ लॉ विदाउट नॉलेज। इफ अ पर्सन वायलेट्स अ लॉ even without the knowledge of the existence of the law, it can be still be said that he has committed an act which is prohibited by law. It is based on the principle of ignorance of law is not an excuse. आज इंडिया में देखो कितने सारे इलिटरेट लोग हैं जिनको टैक्स का कोई नॉलेज नहीं है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट का कोई नॉलेज नहीं है, बट वो लोग आए दिन ऐसे सब ऑफेंस कर लेते हैं, टैक्स का झोल मार दिया, जीएसटी का चोरी कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी कर दिया। अब ये लोग जो कर रहे हैं ना, इनको ये सब पता ही नहीं है ये क्राइम है। कल अगर पकड़े भी गए ना तो वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे माँ कसम जीएसटी पता ही नहीं है, सच में नहीं पता था, इनकम टैक्स में ऐसा भी होता है, तुमको नहीं पता है, वो गलती तुम्हारी है। बिकॉज जैसे लास्ट लाइन में क्या लिखा है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर तुम इंडिया में रहते हो तो तुमको ये एक्सक्यूज नहीं है कि तुमको इंडियन लॉ नहीं पता। हाँ, यही चीज अगर तुम बाहर की कंट्री में जाके बोलते हो, जैसे अगर मैं कहीं घूमने गया आउट ऑफ इंडिया, वहां पे मैंने कोई ऑफेंस कर दिया जो एक बेसिक ऑफेंस नहीं है, तो उस केस के अंदर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे ये चीज नहीं पता था कि तुम्हारी कंट्री में ये लॉ है, और अगर मुझे पता ही नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूं अभी, तो उधर ये एक्सक्यूज पे छोड़ सकते हैं, बट वो चीज इंडिया में नहीं चलेगा। समझा? बिकॉज बीइंग एन इंडियन इट इज अज्यूम दैट इंडियन लॉ तो पता होना ही चाहिए। चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा वो है ना, मत पढ़ो क्योंकि वो चालू करूंगा ना खत्म नहीं होगा, बिकॉज टाइम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ना इधर आ जाओ, प्रोविजन इन द केस ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ फाइन।
अच्छा देखो, अब ये क्या होता है प्रोविजन इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन। देखो पहले ना ध्यान से सुनना, क्या होता है अगर समझो कोई ऑफेंस में ऐसा लिखा है 3 years और फाइन, या तो कहीं पे लिखा है 3 years एंड फाइन ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, देखो और है एंड है, और मतलब दोनों में से एक, एंड मतलब बोथ। ठीक है, अभी देखो अगर जो भी ऑफेंस के अंदर बीच में और लिखा है ना पनिशमेंट में, तो एक चीज समझना, ये नॉन सीरियस है, क्योंकि नॉन सीरियस है तभी तो मेरे को पैसा भर के छोड़ने को तैयार है, अदरवाइज पैसा भर के छोड़ने को तैयार नहीं होते ये लोग। तो ये लोग ने क्या किया कि 3 years और फाइन मारा। अब समझो ये मेरा फर्स्ट टाइम ऑफेंस था, तो जनरली वो लोग क्या करते हैं, फाइन लेके छोड़ देते हैं। तो मैंने फाइन भरा, केस खत्म हो गया, बराबर। लेकिन सोचो अगर मैंने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसमें ये लिखा है क्या, 3 years एंड फाइन ऑफ ₹1,00,000। अब एंड बोला मतलब मेरे को, अब इंडिया में है ना कुछ कुछ ऑफेंस में 25,000, 50,000, 1,00,000, और वो अमाउंट ऑफ फाइन डिपेंड करता है तुम्हारी वजह से सामने वाला पार्टी कितना अफेक्टेड है, उसके हिसाब से फाइन का अमाउंट डिसाइड होता है। समझो जैसे हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं कि 3 साल, फिर इसको मैंने एक इजी कैलकुलेशन के लिए करता हूँ 4 साल, 4 साल एंड कितना हो गया ₹1,00,000। अब वो पर्सन है ना जिसके ऊपर ये पनिशमेंट लगाया, उसको क्या बोला, 4 साल का जेल और ₹1,00,000 तेरे को भरना है, दोनों है। वो बोलेगा मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब है ना, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो कोर्ट ऐसा नहीं बोलेगा लोन ले, किडनी बेच दे, कुछ भी कर, पैसा तो भरना पड़ेगा। कोर्ट में एक ये बेनिफिट है विच इज नोन एज अ प्रोविजन इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अगर कोई पर्सन पैसा नहीं भरता है बिकॉज ऑफ इज पुअर फाइनेंशियल और वर्स फाइनेंशियल कंडीशन, कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है एक काम करते हैं, तेरा जेल कितना है 4 साल, इसका 1/4 निकालो, कितना आता है 1, तो उसका पनिशमेंट 1 year से एड ऑन हो जाएगा। तो जो 4 साल था उसमें 1 साल में ऐड कर दूंगा और वो हो जाएगा 5 years होगा, और अब ये ₹1,00,000 पे करने की जरूरत नहीं है। समझा, इसको बोलते हैं प्रोविजन इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो तुमने 1,00,000 वेव ऑफ मारा और तुम्हारा जेल 1 साल से बढ़ गया। जो भी पनिशमेंट होगा ना उसका 1/4 निकालना है। अगर 1 साल का पनिशमेंट होता तो उसका 1/4 निकालो, कितना हो गया 3 months। तो टोटल जेल कितनी हो गई 1 year एंड 3 months हो गई। तो उतना जाओ, एडिशनल 3 months, और फाइन नहीं भरोगे तो चलेगा। लेकिन ये कोई स्कीम नहीं है, तुम बोलोगे अच्छा 3 महीना जाऊंगा तो पैसा नहीं देना पड़ेगा ना, ठीक है, वो चॉइस, मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुमको ये ऑफर है, बोल ये करेगा ये करेगा। अगर वो इंसान ऐसा बोलता है ना कि सच में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मेरे पास 1,00,000 पे करने के लिए है ही नहीं, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने बैंक स्टेटमेंट सब देना पड़ता है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन प्रूव करनी पड़ती है, और कोर्ट उसको सर्च करेगा, चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, और लगेगा ना कि हाँ सच में इसके पास पैसा नहीं है, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है चल एक काम कर, ₹1,00,000 वेव ऑफ करता हूँ और तू इतना पैसा मत भरना, उसके बदले 1/4 ऐड करके जेल चला जा। बराबर। देखो तुमको तो सिर्फ इतना ही लिखा है, जबकि ये प्रोविजन है ना बहुत डिटेल में है, बट तुमको है नहीं, तुमको बेसिक ही है। क्योंकि इसमें देखो कभी ऐसा होता है ना, मल्टीपल सिचुएशन में तुमको देता हूं, कोई बोलेगा मेरे पास 50,000 ही है, तो क्या होएगा, कोई बोलेगा मैं 10-10 हजार करके ईएमआई में भरने को तैयार है, तो क्या होएगा, कोई बोलेगा कि ठीक है 5 साल कर दो, जेल चला गया, 3 महीने बाद उसके पास 1,00,000 अरेंज हो गया घर वालों के पास, क्या अब देने को तैयार है तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोविजंस है, तुमको वो सब नहीं जाना है। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि अगर तुम डिफॉल्ट मारते हो, मतलब फाइन नहीं भरते हो, तो फिर तुम्हारा जेल कितना ऐड ऑन होता है, एग्जिस्टिंग में 1/4 ऐड होता है। 1 ईयर ने याद रखा, 1 ईयर एग्जाम्पल दिया था मैंने, 1/4 फिक्स है, 1/4 ही ऐड ऑन होता है। तो अभी जैसे समझो किसी को 20 साल दिया है और 10 लाख रुपया का फाइन मारा, तो 1/4 निकालो, कितना हो गया, तो टोटल जेल हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया 25 साल, तो 25 साल जेल जाओ, वो जितना भी फाइन मारा था वो पे करने की जरूरत नहीं है।
ये प्रोविजन है। समझा इतना? ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट सेक्शन में।